technique पढ़ेंगे. Atraumatic restorative technique is also known as ART. A for atraumatic, R for restorative, and T for technique. It is a procedure that involves the excavation of cavitated carious lesions with hand instruments and restoration of the cavities with an adhesive filling material. What is ART? ART एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें जो केरियस लेजन्स होता है वो हम हैंड इंस्ट्रूमेंट से रिमूव करते हैं और उसको हम फिल करते हैं विद एडहेसिव, जो एडहेयर कर जाता है टूथ के साथ, एक एडहेसिव फिलिंग मटेरियल के साथ. नॉर्मली जो फिलिंग मटेरियल हम ART में यूज़ करते हैं वो GIC होता है, ग्लास आइनोमर. GIC is used as a filling material in atraumatic restorative technique. And why it is known as atraumatic? Because hand instruments are used in this. Electronic instruments are not used. Whenever we use electronic instruments for preparing a cavity, they cause a lot of trauma. So in ART, we use hand instruments. Through excavations, we excavate the cavity and then we fill it with GIC. So basically, it is an atraumatic procedure in which we excavate the cavity with the excavator and then we fill it with GIC. Dental caries remains to be a widespread problem all over the world. Most of the carious teeth tend to go untreated to such an extent that the only treatment option available is extraction. Atraumatic restorative technique or ART approach was developed to suit the needs of the developing country. Caries developing countries का major problem है. Developing countries में होता ये है कि because of lack of medical or dental facilities and because of lack of awareness, जब दांत बिल्कुल एक्सट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ जाती है तब पेशेंट रियलाइज़ करता है कि अब हमने इसकी ट्रीटमेंट करानी है. तो ART टेक्निक क्यों इन प्रैक्टिस लाई गई थी कि ये नॉर्मली फील्ड प्रैक्टिस में जब फील्ड में जाके विलेजेस में जाके प्रैक्टिस की जाती है तो तब ART टेक्निक वहाँ पे ही जब थोड़ा सा भी केरियस लेजन स्कूल्स में देखते हैं या विलेजेस में देखते हैं, उधर ही जो भी उनके पास स्टूल या चेयर अवेलेबल होती है उसमें पेशेंट को लेटा के और वहीं हैंड इंस्ट्रूमेंट्स के साथ एक्सकवेट करके ये फिलिंग कर दी जाती है. मोस्टली ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में यूज़ होती है और इसका बहुत सक्सेसफुल रिजल्ट्स देखे गए हैं, क्योंकि जब ये ट्रीटमेंट इनिशियल स्टेज पे केरीज को रिमूव करके फिलिंग कर दी जाती है तो मज़ीद उसकी केरीज आगे डिस्ट्रक्शन नहीं करती और वो वहीं पे रुक जाता है. तो नॉर्मली डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो एक्सट्रैक्शन रेट है वो इस वजह से कम हो जाता है. नॉर्मली एक्सट्रैक्शन के पास जाके पेशेंट्स रियलाइज़ करते हैं कि हमने टूथ का कोई ट्रीटमेंट कराना है या उसको अब एक्सट्रैक्ट ही कराना है, तो इस वजह से एक्सट्रैक्शन रेट कम हो जाता है अगर ART टेक्निक इंट्रोड्यूस करा दी जाए डेवलपिंग कंट्रीज़ में. ART includes both preventive and treatment of dental caries. This procedure is based on excavating and removing caries using hand instruments and restoring the tooth with an adhesive filling material such as glass ionomer. ये बेसिकली प्रिवेंशन के लिए भी यूज़ होती है और ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ होती है. ट्रीटमेंट किसका? जो सॉफ्ट केरी या जो इनिशियल स्टेज ऑफ केरीज होती है उसकी ट्रीटमेंट के लिए. और प्रिवेंशन किसकी? क्योंकि GIC में फ्लोराइड ब्लीचिंग पार होती है, उससे फर्दर केरियस प्रोसेस फर्दर केरियस को वो स्टॉप कर देता है फ्लोराइड रिलीज करके और ट्रीट कर देता है. जो ऑलरेडी केरियस लेजन वहाँ पे प्रेजेंट होता है उसको हम हैंड इंस्ट्रूमेंट से रिमूव कर देते हैं और उसको ट्रीट कर देते हैं बाय फिलिंग विद GIC. ART is a non-threatening, not painful, therefore does not need anesthesia. एनेस्थीसिया की रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि पेनफुल ही नहीं होता. इसमें हैंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हो रहे होते हैं, केरियस लेजन इतना डीप नहीं होता, पेनफुल नहीं होता, इसीलिए हम ART परफॉर्म करते हैं, इसलिए इसमें एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं होती.
It does not use expensive electrically driven equipment and can be provided at low cost. Electrically driven instruments use नहीं होते, low cost होती हैं क्योंकि hand instruments use हो रहे होते हैं. आपको प्रॉपर ऑफिस सेटिंग नहीं चाहिए होती, आप फील्ड में जाके भी ये फिलिंग कर सकते हैं, स्कूल्स में जाके फिलिंग कर सकते हैं. दिस टेक्निक इज सिंपल इनफ टू ट्रेन नॉन डेंटल पर्सनल्स और प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर्स. ये इतनी सिंपल टेक्निक होती है कि हम नॉन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को भी ट्रेन कर देते हैं और वो अपनी प्रैक्टिस में ये फील्ड में जाके प्रैक्टिस करते हैं ART टेक्निक को. What is needed for ART technique? You need a flat surface for the patient to lie. एक flat surface चाहिए होती है, stretcher या कोई भी flat bed जिसमें patient लेट जाए. A stool for the operator, stool जिसमें doctor या जो भी healthcare professional है वो बैठ के filling करता है. Necessary instruments and materials for ART which can easily be carried in a small bag. ART के लिए के जो instruments हमें चाहिए होते हैं, hand instruments, filling materials, वो हम एक बैग में भी कैरी कर सकते हैं. वो instruments हमें 4 मेन चीज़ें रिक्वायर्ड हैं ART के लिए. एक बेड और a flat surface in which the patient on which the patient can lie, a stool on which the operator has to sit, and the instruments from which we have to excavate the cavities and fill the cavity. ART is suited for people residing in remote areas for field practices. ये field practices में ज़्यादा होती है remote areas में, क्योंकि लोगों में awareness नहीं होती. वो बिल्कुल end stage पे अपना टूथ लेके डॉक्टर के पास आते हैं जब बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है और उसका एक ही ट्रीटमेंट ऑप्शन रह जाता है, या तो उसकी रूट कैनाल कर दी जाए या उसको एक्सट्रैक्ट कर दिया जाए. तो रिमोट एरियाज़ में फील्ड प्रैक्टिसेस में ये ज़्यादा ART यूज़ होती है. इट कैन बी कैरिड आउट इन स्कूल्स, विलेज हॉल्स और इन हेल्थ सेंटर्स विद मिनिमल इक्विपमेंट एंड रिसोर्सेज. ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, स्कूल्स में, विलेजेस में, क्योंकि इसमें मिनिमल रिसोर्सेज यूज़ होती हैं. ART is a perfect alternative treatment approach for dental caries in the developing countries where carious teeth go untreated and eventually have to be extracted. Developing countries में ये ज़्यादा यूज़ होती है क्योंकि वहाँ पे carious teeth जो हैं वो untreated चले जाते हैं और वो extraction तक नौबत आ जाती है. इसलिए उन जगहों पे developing countries में ART is very useful. So now what are the principles of ART? There are two main principles of ART. आपको पता तो चल गया कि ART होता क्या है. It is a atraumatic restorative technique in which first of all we excavate the carious lesion and after that we fill that carious lesion with glass ionomer filling. So there are two main principles of ART: removing the carious tooth tissue using hand instruments only, and the second principle is by restoring the cavity with a glass ionomer. So there are two main principles of ART. First of all, we remove the carious tissue with the hand instrument, and secondly, we fill that tissue with, we fill the cavity with glass ionomer. The reasons for using hand instruments rather than electric driven handpieces are, first of all, it makes restorative care accessible to all populations. रीज़न क्या है कि हम हैंड इंस्ट्रूमेंट क्यों यूज़ करते हैं और हैंड पीस क्यों नहीं यूज़ करते? इसलिए कि एक तो एक एक्सेसिबल होता है, आप एक एक बंदे के पास जाके उसकी फिलिंग कर सकते हैं. हैंड इंस्ट्रूमेंट्स हमने चेयर के साथ लगाने होते हैं, उसके लिए पेशेंट को क्लिनिक आना पड़ेगा, वो एंड स्टेज पे ही क्लिनिक आता है. इसलिए सबसे पहले ये एक्सेसिबल है, हर एक के लिए अवेलेबल है, हर पॉपुलेशन ग्रुप में आप जाके फिलिंग कर सकते हैं. The use of a biological approach which requires minimal cavity preparation that conserves sound tooth tissue and cause less trauma to the teeth. क्योंकि इसमें हैंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक ड्रिवन इंस्ट्रूमेंट्स नहीं यूज़ हो रहे, इसलिए टूथ को मिनिमल ट्रॉमा होता है. जितनी कैविटी है, जितनी केरीज लगी हुई है, उतनी ही केरीज हम एक्सकेवेटर से एक्सकेवेट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं. हैंड इंस्ट्रूमेंट से जब हम कैविटी प्रिपेयर करते हैं तो हम प्रॉपर कैविटी प्रिपेयर कर रहे हैं, क्लास 1, क्लास 2 जो भी कैविटी है हम उसको प्रिपेयर करते हैं.
इसमें ये होता है कि हमने कैविटी की प्रॉपर शेप या हमने उस तरह नहीं बनानी होती, क्योंकि हमारा जो फिलिंग मटेरियल है वो केमिकली बाइंड करेगा टूथ स्ट्रक्चर के साथ, वो मैकेनिकली बाइंड नहीं करता। जीआईसी केमिकली बाइंड करता है, इसलिए हमें प्रॉपर कैविटी बनाने की ज़रूरत नहीं होती। तो हम जितना केरियस लेजन है उसको हैंड इंस्ट्रूमेंट के साथ रिमूव कर देंगे और उसके बाद हम उसको फिल कर देंगे, इसलिए इसमें मिनिमल टूथ स्ट्रक्चर लॉस होता है, मिनिमल यू प्रोवाइड मिनिमल हार्म टू द टूथ स्ट्रक्चर, मेनली आप टूथ स्ट्रक्चर कंजर्व कर लेते हो। It is of low cost because of hand instruments as compared to electrically driven dental equipment. The limitation of pain that reduces the need for local anesthesia to maintain and reduce psychological trauma to patients. एक हमने देख लिया कि इसमें हैंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे थे जो टूथ स्ट्रक्चर कंजर्व कर रहे थे। टूथ स्ट्रक्चर कंजर्व हो रहा था, इसमें ये इट वाज accessible available for everyone, tooth structure was being conserved, लो कॉस्ट है क्योंकि हैंड इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं, हैंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं, इलेक्ट्रिकली ड्रिवन इंस्ट्रूमेंट्स यूज नहीं हो रहे। लेस पेनफुल है जब इलेक्ट्रिकली ड्रिवन कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, जब हम हैंड पीस यूज करते हैं कैविटी बनाने के लिए, कि कैविटी थोड़ी सी भी डीप हो तो उसमें पेन होती है, इट इज लेस पेनफुल, सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ लोकल एनेस्थीसिया इन इट। इसलिए हमारा मिनिमल मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, सिर्फ फिलिंग मटेरियल रिक्वायर्ड होता है इसमें, देयर इज नो लोकल एनेस्थीसिया प्रोवाइडेड। फिर जिन लोगों को फोबिया होता है या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है वो नहीं फिलिंग करवाते हैं बिकॉज ऑफ द हैंड पीस और द वॉइस द हैंड पीस क्रिएट्स, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा कम करता है ये। इसमें कोई साइकोलॉजिकल ट्रॉमा नहीं होता, हैंड पीस से आराम से कैविटी एक्सकैवेट हो जाती है और फिलिंग मटेरियल हम प्लेस कर देते हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल इसमें आसान है क्योंकि हैंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, वो इजीली क्लीन हो जाते हैं और स्टेरिलाइज हो जाते हैं। सो दीज वर द 4-5 main reasons for using hand instruments. They are accessible for all the population. The use of cavity preparation is very less, so there's minimal tooth loss because of the use of hand instruments. It is of low cost, there's less pain, so there's no need of local anesthesia, there's no psychological trauma in this, and there's simplified infection control in this method. थाईलैंड, जिम्बाब्वे और पाकिस्तान में 1991, 1993 और 1995 में एआरटी इंट्रोड्यूस की गई थी और प्रैक्टिस की गई थी। आफ्टर 3 years हमने ये देखा कि थाईलैंड में 71% जिन लोगों में एआरटी की गई थी उनकी एआरटी प्रेजेंट थी, रिस्टोर्ड थी उनके टीथ में, और जिम्बाब्वे में 85% लोगों में रिस्टोर्ड थी, मजीद डिस्ट्रक्शन नहीं हुई थी। इसका मतलब है कि इट इज़ अ वेरी यूजफुल टेक्निक। आप जिधर केरियस लेजन होता है उसको वहाँ ही स्टॉप कर देते हो, उसको मज़ीद आप प्रोग्रेस नहीं करने देते, मज़ीद डिस्ट्रक्शन नहीं करने देते, वो केरियस लेजन उधर ही स्टॉप हो जाता है। एंड इट इज़ अ वेरी वेरी simple technique which can be which is accessible and affordable for everyone, even in the remote areas. So now the instruments and materials used in ART. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड एग्जामिनेशन इंस्ट्रूमेंट्स। हम जब भी डेंटल प्रैक्टिस में कोई भी काम करने लगते हैं हमें एग्जामिनेशन इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है। एग्जामिनेशन इंस्ट्रूमेंट्स आप सबको पता है कौन कौन से होते हैं, माउथ मिरर, प्रोब एंड ट्वीज़र। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड्स एग्जामिनेशन इंस्ट्रूमेंट्स। अच्छा, मुझे चार्ट विजिबल नहीं हो रही। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट्स एंड मटेरियल्स में वी नीड एग्जामिनेशन इंस्ट्रूमेंट्स। Can you all hear me? Okay. हैंड इंस्ट्रूमेंट्स में मिरर, प्रोब, ट्वीज़र
Examination instruments में then we use excavators. Dental hatchets are used. Mixing pad and spatula is used. Applier and carver is used. Applier और carver normally एक ही होता है, उसकी एक साइड पे कार्वर होता है और एक साइड पे अप्लायर होता है. लाइट सोर्स चाहिए होती है. कॉटन रोल्स, पेट्रोलियम जेली एंड प्लास्टिक स्ट्रिप्स एंड wedges are used. These are the instruments used for the ART. This is a mouth mirror. It is used to look inside the mouth. Mouth instruments, examination instruments तो आप लोगों ने अभी तक देख लिए होंगे अपनी. This is a mouth mirror and it is used to look inside the mouth. This is an explorer जिसको हम probe भी कहते हैं. This is for the identification where soft carious dentine is present. We should not poke the point into very small carious lesion or into deep cavities. अच्छा, प्रोब की ये टेक्निक होती है कि कभी कभार आपके टूथ में जो सॉफ्ट केरीज होती हैं वो लाइट ब्राउन कलर की होती हैं, और जब या इनिशियल स्टेज ऑफ केरीज जो होती है वो भी लाइट ब्राउन कलर की होती है. आप प्रोब की हेल्प से ये करते हो कि जब आप प्रोब टच करते हो उस लेजन पे, अगर वो स्टेनिंग हो तो प्रोब स्टिक नहीं करता, इसका मतलब है वो स्टेनिंग है, वो केरीज नहीं है. और अगर प्रोब स्टिक कर रहा है उस जगह पे जो केरियस लेजन है, अगर उस पर स्टिक कर रहा है तो उसका मतलब होता है कि ये केरीज है. ये हम अक्सर केरीज और स्टेनिंग को आपस में मिक्स कर देते हैं. जब भी आप प्रोब से चेक करते हो केरियस लेजन को तो आप उसको ज़्यादा ज़ोर से प्रोब नहीं करते, आप उस पर प्रेशर अप्लाई नहीं करते. उसके दो रीजंस होते हैं. एक रीज़न तो ये होता है कि अगर आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो आप ट्रॉमा कॉज करोगे, और दूसरा रीज़न ये होता है कि अगर डीप कैविटी है तो आप प्रेशर अप्लाई करने से टूथ एक्सपोज कर सकते हो. सो you just touch it and you see if it is sticking or not. अगर stick हो रहा है इसका मतलब it is a carious lesion, और अगर stick नहीं हो रहा तो it means it is a stain. A pair of tweezers is used. It is used for carrying cotton wool rolls from the tray to the mouth and back. ट्वीज़र किस लिए यूज होता है? मेनली कॉटन रोल्स को प्लेस करने के लिए. जब भी कोई कैविटी प्रिपेयर करते हैं हम उसमें कॉटन रोल्स प्लेस करते हैं सो दैट वी कैन कीप द कैविटी ड्राई एंड क्लीन. तो ट्वीज़र का काम होता है कि वो कॉटन रोल्स प्लेस करती है माउथ में, माउथ से निकाल के वापस ट्रे में. Spoon excavator is used. The excavator which is used to excavate caries is like, you can see the tip of the excavator, it is just like a spoon. राउंड सी टिप होती है और अंदर से ये कनकेव होती है, जैसे स्पून कनकेव होती है वैसे ये कनकेव होती है. So it is used to excavate the carious lesion, the caries. हम इस एक्सकेवेटर से, इट इज नोन एज स्पून एक्सकेवेटर, से हम केरीज रिमूव करते हैं. देन डेंटल हैचेट इज यूज. हैचेट की ये शेप होती है, आगे से ये थोड़ा सा कट की जिसमें कटर शार्प होता है ऐसे शार्प ये होता है हैचेट. इट इज मेनली यूज टू वाइडनिंग द एंट्रेंस ऑफ द कैविटी. फॉर एग्जाम्पल कोई कैविटी है और वो बहुत ही छोटी सी कैविटी है और उसके अंदर आपका एक्सकेवेटर ही नहीं जा रहा, तो आप कैविटी को थोड़ा सा, उसकी जो वॉल्स ऑफ द कैविटीज हैं उसको हैचेट से आप कह लो कि आप ब्रेक करते हो ताकि उसमें स्पेस बने, एंट्रेंस बने एक्सकेवेटर के जाने के लिए, ताकि वो कैविटी रिमूव कर सके. नॉर्मली स्मॉल कैविटीज में ज़्यादा यूज होता है टू मेक द स्पेस फॉर द एक्सकेवेटर. अप्लायर एंड कार्वर. अप्लायर और कार्वर नॉर्मली एक जैसा होता है, जिसको हम प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं. The blunt end is used for inserting the mixed glass ionomer into the clean cavity, and the sharp end is designed to remove excess filling materials and shape from the cavity. अच्छा, इसको हम प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं. अप्लायर वो होता है जिससे हम फिलिंग मटेरियल लेके और कैविटी में प्लेस करते हैं. इसकी कोई मुझे पिक्चर नहीं मिल रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को लैब में ये दिखाया होगा. हम लोगों ने जब इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ाए थे उसमें लैब में आपने देखा होगा ये प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट, या फर्स्ट ईयर में भी आपने कहीं देखा हो. दिस इज बेसिकली यूज टू फिल द कैविटी. आप इससे फिलिंग मटेरियल उठाते हो और इंसर्ट करते हो कैविटी में, और इसका जो दूसरी साइड पे शार्प एंड होता है उससे आप एक्सेस फिलिंग मटेरियल कैविटी में से रिमूव कर लेते हो.
देन अ मिक्सिंग पैड एंड अ स्पैचुला इज यूज्ड। मिक्सिंग पैड जो है ये या तो पेपर पैड भी हो सकता है या ये ग्लास स्लैब भी हो सकती है। ग्लास स्लैब में भी आप जीआईसी को मिक्स करते हो, और जब आप फील्ड में जाते हो अगर आप ग्लास स्लैब नहीं साथ लेके जा सकते, ग्लास स्लैब नहीं कैरी करते, तो आप इसमें मिक्सिंग पैड्स भी होते हैं जो पेपर पैड्स होते हैं। आप एक पेपर आपने उसमें किया, मिक्स किया और आपने रिमूव कर दिया, फिर दूसरे पे किया फिर उसको रिमूव कर दिया। दीज आर बेसिकली यूज्ड फॉर द मिक्सिंग ऑफ जीआईसी। नाउ द रेस्टोरेटिव मटेरियल इन एआरटी, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट्स थे। रेस्टोरेटिव मटेरियल्स कौन कौन से यूज होते हैं एआरटी में? रेस्टोरेटिव मटेरियल used in ART is GIC. GIC is the main material which is used in atraumatic restorative technique. They are available as powder and liquid that has to be mixed together. आपने GIC देखा होगा, ये पाउडर और लिक्विड फॉर्म में होता है। हम दोनों को मिक्स करके खुद उसकी पेस्ट और उसका कंसिस्टेंसी अचीव करते हैं, जो फिलिंग मटेरियल हम फिर बाद में प्लेस करते हैं। They chemically bind to the teeth. They need to cut sound to tissue to prepare the cavities reduce. मैंने आपको पहले भी बताया था कि GIC केमिकली बाइंड करता है टीथ के साथ, इट इज़ नॉट मैकेनिकली बाइंड। तो हमें प्रॉपर कैविटी प्रेपरेशन की या प्रॉपर कैविटी की शेप अचीव करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये केमिकली बाइंड कर रहा होता है। तो हम सिंपल केरीज रिमूव करते हैं और उसमें फिलिंग मटेरियल प्लेस कर देते हैं, ये उसके साथ बाइंड कर जाता है। These materials continue to release fluoride after setting, which has the added advantage of arresting and preventing caries around the restorations. ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये फ्लोराइड रिलीज करता है, तो फर्दर केरियस प्रोसेस को ये स्टॉप कर देता है। फर्दर आगे केरीज नहीं लगती तो आप टूथ स्ट्रक्चर को उधर ही कंजर्व कर लेते हो। जितना आपने केरीज रिमूव की होती हैं उसको फिलिंग करके टूथ स्ट्रक्चर उधर ही वही टूथ स्ट्रक्चर रह जाता है, क्योंकि फ्लोराइड रिलीजिंग पावर होती है इसमें, वो फर्दर केरीज को अरेस्ट कर देती है, फर्दर आगे वो डीमिनरलाइजेशन ऑफ द टूथ नहीं होने देता। Glass ionomer are harmless to the dentine and pulp tissues. However, compared with other materials, glass ionomer are not strong enough and are currently being improved by the manufacturers. वैसे तो इट इज स्ट्रॉन्ग इनफ, हम पोस्टीरियर टीथ में भी करते हैं, कोई इसका इशू नहीं आता, लेकिन फिर भी ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। डे टू डे इम्प्रूवमेंट्स में इसमें मैन्युफैक्चरर्स इम्प्रूव कर रहे हैं, अब ये बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी का आने शुरू हो गया, हम यूज़ कर लेते हैं इसको। लेकिन ART में वी हैव नो अदर ऑप्शन, इट इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट फिलिंग मटेरियल विच कैन बी यूज्ड इन ART। जो दूसरा मटेरियल होता है which is used in ART is dentine conditioner. What is a dentine conditioner? It is basically used to improve the chemical bonding of the glass ionomer filling material to the tooth cavity surface. The cavity walls are coated with the dentine conditioner. Basically ये chemical bonding improve करता है, GIC की chemical bonding with the tooth structure. अगर आप फिलिंग करने से पहले उसको क्लीन ड्राई करके उसमें डेंटिन कंडीशनर अप्लाई कर देते हैं तो ये केमिकल बॉन्डिंग अच्छी बना देगा GIC और टूथ स्ट्रक्चर की। So it is dentine conditioner is used to improve the chemical bonding of GIC with the tooth structure. So there are two main filling materials, GIC and dentine conditioner. Other materials which are used in atraumatic restorative technique are cotton wools, which are used for the absorption of saliva so that the tooth can be kept dry. Cotton wools हम वही place करते हैं upper और lower jaw में। Lower jaw में we have to place them on the lingual side of the tooth as well as the buccal side of the tooth so that we can control the saliva and keep the tooth dry during the filling procedure. And in upper quadrant we have to place this on the buccal side of the teeth so that we can keep the tooth dry. कॉटन पैलेट्स आर यूज। कॉटन पैलेट्स छोटे छोटे स्मॉल से पैलेट्स होते हैं, छोटे छोटे हमने बॉल्स प्रिपेयर किए होते हैं कॉटन के। दे आर यूज टू क्लीन और कीप द कैविटीज ड्राई। आपने माउथ और टीथ को ड्राई रख लिया कॉटन वूल्स से, उनको साइड पे कैविटी के टूथ के साइड्स पे प्लेस हम कॉटन वूल्स करते हैं। जब हमने कैविटी को ड्राई करना होता है तो हम कॉटन पैलेट से
कैविटी ट्वीज़र से कॉटन पैलेट्स उठाते हैं, उसको कैविटी में प्लेस करते हैं, कैविटी ड्राई करते हैं कॉटन पैलेट से, क्योंकि इतने छोटे होते हैं कैविटी के बीच में चले जाते हैं। Petroleum jelly is used to keep moisture away from the glass ionomer filling and to prevent the examination gloves from sticking to the filling material as it sets. पेट्रोलियम जेली क्यों यूज़ होती है? ग्लास आइनोमर बहुत स्टिकी होता है। जब हम कैविटी प्रिपेयर करते हैं तो हम उसके ऊपर पेट्रोलियम जेली अप्लाई, कैविटी हमने प्रिपेयर कर ली, उसको हमने क्लीन कर लिया, उसके ऊपर हमने उसको पेट्रोलियम जेली अप्लाई कर देते हैं सो दैट इट रिमेन्स क्लीन और ड्राई फ्रॉम द सलाइवा और एनी टू कीप द कैविटी, बेसिकली टू कीप द कैविटी क्लीन। और जीआईसी बहुत स्टिकी होता है, ग्लव्स के साथ स्टिक करता है, तो हम उसके ऊपर जब ये अप्लाई करते हैं तो वो स्टिक भी नहीं करता। प्लास्टिक स्ट्रिप्स आर यूज, प्लास्टिक स्ट्रिप्स आर मेनली यूज जब हम कोई भी प्रॉक्सिमल सरफेस पे कोई भी कैविटी कर रहे होते हैं तो दूसरे टूथ को बचाने के लिए हम दरमियान में प्रॉक्सिमल साइड पे प्लास्टिक स्ट्रिप लगा देते हैं ताकि दूसरा टूथ हार्म ना हो और इसकी प्रॉपर आपस में प्रॉक्सिमल इसकी proximal side भी conserve हो जाए। This is basically used for contouring the surface on the side of the tooth of multiple surfaces restoration. Basically multiple surfaces restoration के लिए use होता है। proximal side पे हम place करते हैं। place हम इसको कैसे करते हैं? plastic instrument को हम इसको wedges के through place करते हैं। हम interproximal area में wedges या small wooden sticks होती हैं triangular shape की, इसको हम proximal area में place करते हैं so that we can place the plastic strips. Wedges are used to hold the plastic strips close to the shape of the surface on the side of the tooth so that the restorative material is not forced between the gums and teeth. एक तो हम gums को conserve करने के लिए कि gums पे restorative material ना लगे और दूसरा साथ वाले teeth के लिए। Now comes the selection criteria for atraumatic restorative teeth. अब हमारे पास कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया होना चाहिए एट्रोमेटिक रेस्टोरेटिव टेक्निक के लिए। हर टूथ पे ART पॉसिबल नहीं है। सिलेक्शन क्राइटेरिया कैविटीज के लिए क्या है? First of all, you have to recognize dental caries. A breakage in the tooth surface or a cavity in the tooth is recognized as decayed or carious lesion. कोई भी breakage होगी tooth structure में हम उसको cavity या carious lesion की तरह recognize करेंगे। Recognize हमने कैसे करना है? हमने probe से। First of all, we'll gently and carefully go into the cavity, which will feel softer and maybe quite mushy. Mushy means कि बहुत ज़्यादा soft, जो आप probe place करो तो बिल्कुल soft सा आगे से आपके पास कोई आप कह लो jelly type structure इस तरह का पड़ा हो। Normally जो soft caries होती हैं या mushy इस तरह की होती है। आप प्रोब से पहले केरीज डिटेक्ट करोगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टेनिंग और केरीज में भी आप प्रोब से डिफरेंशिएट करते हो। द कलर विल वेरी फ्रॉम पेल येलो इन अ न्यू कैविटी टू डार्क ब्राउन इफ इट हैज बीन फॉर अ लॉन्गर टाइम। जो नई कैविटी बिल्कुल फॉरन इनिशिएट हुआ होता है केरियस प्रोसेस, वो येलो कलर की होती है। और जो पुरानी या काफ़ी टाइम से केरियस लेजन आपका प्रेजेंट होता है वो डार्क ब्राउन कलर का होता है। Remember that just a change of the tooth surface does not necessarily mean it is a caries. Sometimes, however, teeth can be discolored not because of dental caries but because of staining due to some food. हर discoloration, हर yellow color की discoloration caries नहीं होगी. Sometimes the discoloration can be a staining. तो आपने जब प्रोब से आप उसको चेक करोगे तो स्टेनिंग के साथ प्रोब स्टिक नहीं करेगा और केरीज के साथ प्रोब स्टिक करेगा। इट मींस वो स्टिक कर रहा है तो वो केरियस लेजन है। ये आपके क्राइटेरिया था, आपने केरीज को कैसे डिटेक्ट करना है। अब इसकी इंडिकेशंस क्या होंगी? ART कैन बी कैरिड आउट व्हेन देयर इज अ कैविटी होल इन द टूथ। कैविटी ए प्रॉपर होल है, द होल कैन बी रीच्ड विद योर हैंड इंस्ट्रूमेंट्स।
इतना बड़ा होल है कि वो आप हैंड इंस्ट्रूमेंट्स के साथ उस होल तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल अगर छोटा सा कोई डॉट होगा तो उसको हम नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि उसके लिए तो हमें टूथ स्ट्रक्चर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कैविटी बनाने के लिए। इतना होल होना चाहिए कि हम हैंड इंस्ट्रूमेंट्स के साथ कैविटी प्रिपेयर कर सकें, कैविटी तक पहुंच सकें। Now, where is ART contraindicated? ART should not be used when there is a presence of swelling, abscess or pus or any fluid coming out from the opening of the abscess near the carious tooth. अगर टूथ में किसी किस्म की कोई स्वेलिंग है, आपके गम्स में कोई स्वेलिंग है, एब्सेस हुई हुई है या पस आ रही है बाहर, तो आप नहीं ART यूज़ कर सकते हैं। ऑलरेडी इन्फेक्शन है, पहले आपको इन्फेक्शन रिमूव करनी होगी और फिर उसके बाद उसकी फिलिंग करनी होगी, रेस्टोरेशन करनी होगी। The hole is too deep so that the core pulp of the tooth is exposed. अगर टूथ exposed है, आपको उसके कैनाल्स नज़र आ रही हैं या इतनी डीप कैविटी है कि आपको शक है कि ये एक्सपोज हो गया होगा, पेनफुल है, तो आप उसमें भी ART यूज़ नहीं करते। एब्सेस स्वेलिंग में आप ART यूज़ नहीं कर सकते, डीप कैविटीज़ में यूज़ नहीं कर सकते। Teeth have been painful for a long time and there may be a chronic infection of the pulp of the tooth. या फिर टूथ पेनफुल है, काफ़ी ज़्यादा अरसे से, लंबे अरसे से टूथ पेनफुल है, उसमें भी आप ART यूज़ नहीं कर सकते। प्रेजेंस ऑफ स्वेलिंग, एब्सेस में यूज़ नहीं करेंगे ART, डीप कैविटीज़ में यूज़ नहीं करेंगे। द टूथ इज पेनफुल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, उसमें आप यूज़ नहीं करेंगे। Or there is any obvious carious cavity but the opening cannot be reached by your hand instruments. वही वाली बात है, carious cavity है लेकिन आप hand instrument से उसको you cannot reach the cavity through hand instruments, आप उसमें भी नहीं यूज करेंगे। There are clear signs of cavity, for example on the side of the tooth, but the cavity cannot be entered from the inside or from the top of the tooth direction. क्लियर कैविटी है लेकिन प्रॉक्सिमल एरियाज में जहाँ आप फिर उसको हैंड इंस्ट्रूमेंट से अचीव नहीं कर सकते, रीच नहीं कर सकते, तो वहाँ भी ART आप यूज नहीं करोगे। सो दे आर बेसिकली 5 थिंग्स। एब्सेस है, स्वेलिंग है, यू विल नॉट यूज ART। देयर इज अ डीप कैविटी और द टूथ इज पेनफुल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और द कैविटी cannot be reached through hand instruments. ओके, नाउ वर्क पोस्चर एंड पोजीशन। अब आपने वर्क पोस्चर और पोजीशन दोनों का देखना, ऑपरेटर पोजीशन एंड द पेशेंट्स पोजीशन। Operator position should, the operator should sit firmly on the stool with a straight back, thighs parallel to the floor and both feet flat on the floor. आप इसको इमेजिन करो कि ऑपरेटर कैसे बैठेगा। जस्ट आप जहाँ बैठे वो बैठ के खुद अपनी ऐसी पोजीशन बना के देखो कि यू हैव टू सिट विद योर बैक स्ट्रेट, थाइस पैरेलल टू द फ्लोर एंड बोथ द फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर। ऑपरेटर पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि बिल्कुल आपकी बैक स्ट्रेट हो, थाइस पैरेलल टू द फ्लोर हो और फुट should be flat, your feet should be flat on the floor. The height of the stool is adjusted according to the operator and the patient when he can see the patient's teeth clearly. Height of the stool आप अपने comfort पे adjust करते हो, जहाँ आपको अपने patient के teeth proper सही visible हो रहे होते हैं वहाँ पे आप अपना stool adjust कर लेते हो। Patient position क्या होनी चाहिए? The patient should lie on the flat surface that will provide safe and secure body support and a comfortable and stable position for lengthy periods of time. आपने पेशेंट को किसी भी फ्लैट सरफेस पे लेटाना है जहाँ उसकी बॉडी को प्रॉपर सपोर्ट मिले और वो कंफर्टेबल स्टेबल पोजीशन में हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको कितनी देर लगनी है कैविटी प्रिपेयर करने में। हैंड इंस्ट्रूमेंट्स से प्रिपेयर हो रही होती है, कैविटी ज़्यादा मशी है तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो सो यू हैव टू कीप द पेशेंट कंफर्टेबल एंड सपोर्टेड। क्लियर हो गया? ऑपरेटर पोजीशन बैक स्ट्रेट रखनी है, थाइज शुड बी पैरेलल टू द फ्लोर एंड फीट शुड बी फ्लैट ऑन द फ्लोर, and you have to adjust the stool according to your own comfort where you can easily see the teeth of the patient.
Patient position, he should lie straight on a bed or any flat surface with the proper support, because he have to lie for a long, you never know, he can lie for a longer period of time. This is normally the position of the operator and patient. The patient is lying on a flat surface and the operator is sitting on a stool. Patient's head position is normally backward, and it is, and his chin is lifted up for upper teeth. आप खुद इमेजिन करो कि जब पेशेंट की चिन ऊपर की तरफ लिफ्ट हो रही होगी और हेड पीछे बैकवर्ड टिल्ट हो रहा होगा, तो आपको उसके अपर टीथ क्लियरली विजिबल होते हैं। और जब उसको आपने लोअर टीथ या लोअर जॉ पे पेशेंट के फिलिंग करनी होती है, तो आप उसकी चिन ड्रॉप करते हो टूवर्ड्स द चेस्ट, आप कह लो, आपकी चिन ड्रॉप करोगे, टीथ आपको ज्यादा अच्छे विजिबल होंगे। फॉर अपर टीथ यू हैव टू लिफ्ट द चिन, आप चिन लिफ्ट करोगे अपर की ऊपर की तरफ, हेड डाउनवर्ड टिल्ट करोगे, बैकवर्ड टिल्ट करोगे, तो आपको अपर टीथ क्लियरली विजिबल होंगे। So for upper teeth, you have to tilt the head backwards and chin upwards. Whereas for lower teeth, you have to drop the chin so that you can see the lower teeth properly. Now the preparation of the mouth. हम mouth कैसे prepare करते हैं for the atraumatic restorative technique. And important is the control of, basically the control of saliva is really important in ART technique. Cotton wool rolls are quite effective at absorbing saliva and can provide short-term protection for moisture and saliva. Place cotton wool rolls alongside the tooth to be treated to absorb saliva and keep mouth dry. पहले आपने टूथ को प्रिपेयर कर कैसे करना है, आपने कैविटी प्रिपेयर की, आपने टूथ को ड्राई रखना है। मेन आपका एम टूथ ड्राई रखना होता है। टूथ आप ड्राई कैसे रखते हो कि आप कॉटन वूल स्प्रे प्लेस करते हो on both the sides of the teeth, on the lingual and buccal side of the teeth in lower jaw and buccal side on the upper jaw, so that the cavity is not contaminated with the saliva. आपने cavity cotton wools place करके dry रखी। This is how we place the cotton wools. This is the upper jaw. You can see that the wools are placed on the buccal side of the teeth in between the buccal mucosa, and this is the lower jaw. The cotton wools are placed on the lingual and buccal side of the teeth. क्लियर है? अभी तक कुछ समझ ना आई हो तो मुझे बता दें। एनीथिंग नॉट क्लियर अप टिल नाउ? This is how we place the cotton wools in upper jaw and in lower jaw. Now the preparation of the cavity. The soft caries is removed using the excavator by making circular scooping movements like using a spoon. मैंने आपको बताया था स्पून एक्सकेवेटर यूज होता है केरीज रिमूव करने के लिए। आपने सर्कुलर मोशंस में केरीज को रिमूव किया। एक्सकेवेशन इज इजी व्हेन द टूथ इज ड्राई। टीथ आपने ड्राई रखा हुआ है, कॉटन वूल्स प्लेस की हुई है, आप एक्सकेवेटर से केरीज रिमूव कर रहे हो। After all the caries is removed from the cavity, it is cleaned with wet cotton wool. जो हमने कॉटन पैलेट्स बनाए हुए थे, जब आपने केरीज एक्सकेवेटर से रिमूव कर ली, तो आपने कॉटन वूल से केरीज को क्लीन किया। This is a cavity. This is how we remove the carious lesion with the spoon excavator. If the opening of the hole is narrow, widen the entrance of the cavity by placing the dental hatchet into the cavity and turning the instruments forward and backward like turning like a key lock. ये हमने देख लिया कि हम स्पून एक्सकेवेटर से कैविटी केरीज एक्सकेवेट कर रहे हैं। अगर कैविटी नैरो है, ओपनिंग नैरो है कैविटी की, तो हम पहले हैचेट से उसकी वॉल्स ब्रेक कर लेते हैं, उसको ब्रॉड कर लेते हैं, वाइडन कर लेते हैं कैविटी को, सो दैट वी कैन excavate the carious lesion properly.
हमने हैचेट से कैविटी वाइडन कर ली, उस स्पून एक्सकेवेटर से केरीज रिमूव की, then immediately wash the cavity at least twice with cotton wool pellets dipped in clean water. Cotton wool pellets से हमने cavity clean की, dry the cavity with dry cotton wools, फिर उसको हमने dry, पहले हमने wet cotton wool से clean की, फिर हमने dry cotton wool pellets से उसको dry किया. If the cavity is contaminated with blood, stop the bleeding by pressing it with a cotton wool pellet on the wound. Wash the blood away from the cavity, then clean the cavity as described above. अच्छा, अगर कैविटी से ब्लड निकल रहा है तो आपने पहले ब्लीडिंग स्टॉप करनी है कॉटन वूल प्लेस करके. वॉश द ब्लड अवे फ्रॉम द कैविटी. हमने कैविटी प्रिपेयर करना सीख ली. हमने डेंटल हैचेट से पहले, अगर कैविटी प्रॉपर एक्सेसिबल नहीं है, स्पून एक्सकेवेटर नहीं जा सक रहा केरियस लीजन तक, तो हम पहले उसको डेंटल हैचेट से वाइडन कर लेते हैं कैविटी को, सो दैट वी कैन ईजिली एक्सकेवेट द केरियस लीजन विद द स्पून एक्सकेवेटर. फिर हमने केरियस लीजन एक्सकेवेट किया, फिर हमने कैविटी को क्लीन किया. कॉटन वूल से हमने, वेट कॉटन वूल से क्लीन किया, फिर हमने ड्राई कॉटन वूल से कैविटी को ड्राई किया. अगर फॉर इंस्टेंस ब्लड निकल रहा है कैविटी से, तो हमने पहले कॉटन वूल पैलेट से ब्लड स्टॉप करना है. प्रेशर देके ब्लड स्टॉप किया. कैविटी, ये क्लीनिंग प्रोसीजर मैंने आपको सारा बता दिया. आप वही कॉटन वूल पैलेट से ब्लड रिमूव करोगे, उसको क्लीन करोगे. जब आपने प्रॉपरली क्लीन और ड्राई कर ली कैविटी, फिर आप डेंटिन कंडीशनर अप्लाई करते हो. डेंटिन कंडीशनर आप कैसे अप्लाई करते हो? आप 1 ड्रॉप ऑफ डेंटिन कंडीशनर लेते हो, ग्लास स्लैब और पैड जो भी आपके पास है, उसमें 1 ड्रॉप ऑफ डेंटिन कंडीशनर लोगे और आप कॉटन वूल पैलेट से कॉटन वूल पहले डिप करोगे डेंटिन कंडीशनर में, और फिर आप उसको जो क्लीन कैविटी है उसमें आप प्लेस करोगे, सो दैट द डेंटिन कंडीशनर इज अप्लाइड इन द कैविटी. हमने कैविटी प्रिपेयर की, उसके बाद कैविटी को क्लीन किया. क्लीन करके हमने उसमें डेंटिन कंडीशनर अप्लाई किया विद कॉटन पैलेट्स, एंड वी हैव टू डू इट फॉर 10 to 15 सेकेंड. इस तरह ट्वीज़र से कॉटन पैलेट्स के थ्रू हमने डेंटिन कंडीशनर अप्लाई किया. आफ्टर दैट वी हैव टू मिक्स द ग्लास आइनोमेट. प्लेस अ स्कूप ऑफ पाउडर एंड लिक्विड. जो हमारे पास फिलिंग मटेरियल होता है उसके साथ इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, उसकी कंसिस्टेंसी अचीव करने के लिए बताया होता है कि कितना पाउडर लेना है और कितना लिक्विड लेना. नॉर्मली जीआईसी में इक्वल अमाउंट्स ऑफ पाउडर और लिक्विड यूज होते हैं. We'll take equal amount of powder and liquid separately. First of all, we'll spread the liquid on the mixing pad with the spatula and start mixing by adding 1/2 of the portion of the powder into liquid. आपने powder लिया, liquid लिया, powder को आपने 2 halves में divide कर लिया. पाउडर को 2 halves में डिवाइड कर लिया. पहले आपने फर्स्ट हाफ को लिक्विड में मिक्स किया. फर्स्ट हाफ मिक्स कर लिया. जब आप देखोगे कि वो भी थिन है, उसको मज़ीद ऐड होने की जरूरत है, आप उसमें सेकेंड हाफ बाद में मिक्स करोगे. As soon as the powder particles are wetted, the second portion of the powder is included in the mixture. Mixing is completed in 20 to 30 seconds. जो फाइनल मिक्सचर है वो आपका स्मूथ होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए. This is how we mix. We'll take powder, we'll divide the powder in 2 halves, then we'll take liquid and we'll mix the first half with the liquid and then the second half with the liquid. ये हमने मिक्सिंग कर ली, कैविटी प्रिपेयर कर ली, उसमें डेंटिन कंडीशनर अप्लाई कर ली. अब हमने फिलिंग कैसे करनी है? हाउ वी हैव टू रिस्टोर द कैविटी. For restoring the cavity, first of all we have to check that we have all the instruments with us. The tube should be kept dry. We have to insert the mixture, the filling material in small amounts into the cavity using a blunt blade. Normally जो plastic instrument हम use करते हैं, plier, उससे हम small amounts में filling material cavity पे में insert करेंगे. फिर हम अपनी इंडेक्स फिंगर से we'll press the filling materials
फॉर अ फ्यू सेकेंड्स इन द कैविटी, हम उसको प्रॉपरली कैविटी में प्रेस कर देंगे अपनी फिंगर टिप से, and we'll wait for 1 to 2 minutes till the material feels hard. जब तक मटेरियल हार्ड नहीं होता हम 1 to 2 minutes तक कैविटी हम कोशिश करेंगे कि वो टूथ ड्राई रहे, कैविटी ड्राई रहे. After that we use the carver so that if any filling material is flushed out of the cavity, it is removed with the carver. Then we'll apply the petroleum jelly so that the filling is not being wet by the saliva. After that, we'll remove the cotton rolls and we'll ask the patient to not eat for 1 hour. Can you all hear me? Okay. मैं एक दफ़ा दोबारा आपको सारा रिवाइज करा देती हूँ. हमने कैविटी कैसे प्रिपेयर की? हमने स्पून एक्सकेवेटर से केरियस लीजन रिमूव किया, फिर हमने डेंटल हेजेट से, अगर डेंटल हेजेट उस कंडीशन में यूज़ करते हैं अगर हमारे पास कैविटी स्पून एक्सकेवेटर हैंड इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने की स्पेस ना हो. डेंटल हेजेट इज़ बेसिकली यूज टू वाइडन द कैविटी. डेंटल हेजेट से हमने कैविटी वाइडन की इफ इट इज़ रिक्वायर्ड. हमने स्पून एक्सकेवेटर से कैविटी रिमूव की, फिर हमने उसको क्लीन किया. क्लीन कैसे करना है कि स्मॉल कॉटन पैलेट से हमने पहले उसको क्लीन वाटर में डिप करके वेट कॉटन पैलेट से हमने कैविटी क्लीन की, फिर हमने ड्राई कॉटन पैलेट से कैविटी ड्राई की, फिर हमने उसमें कॉटन पैलेट से डेंटिन कंडीशनर, एक ग्लास स्लैब में हमने 1 ड्रॉप डेंटिन कंडीशनर का लिया, फिर हमने कॉटन पैलेट से डेंटिन कंडीशनर से को अप्लाई किया पूरी कैविटी पे. डेंटिन कंडीशनर इज बेसिकली यूज्ड फॉर द केमिकल बॉन्डिंग ऑफ GIC विद द टूथ स्ट्रक्चर. जब हमने डेंटिन कंडीशनर अप्लाई किया, आफ्टर दैट वील मिक्स द GIC. GIC is mixed, it basically comes in a powder and liquid form. We'll take equal amounts of powder and liquid. Powder is divided into 2 halves. First of all, we mix the first half with the liquid, and after that we mix the second half with the liquid. By keeping the cavity dry, we have to place the filling material in the cavity with a plastic instrument or an applier. प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट के साथ हमने कैविटी स्मॉल अमाउंट्स में प्लेस की, फिर हमने अपनी फिंगर टिप से या थंब से कैविटी फिलिंग मटेरियल प्रेस किया कैविटी में. फिलिंग मटेरियल जब हमने प्रेस कर लिया, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फिलिंग मटेरियल्स था वो हमने कार्वर से रिमूव कर लिया टूथ के ऊपर से. जब हमने एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फिलिंग मटेरियल रिमूव कर लिया, उसके बाद हम 1 to 2 minutes के लिए पेशेंट का माउथ ओपन रखेंगे सो दैट द कैविटी इज ड्राई. जब फिलिंग मटेरियल थोड़ा सा हार्ड हो गया कैविटी के अंदर, फिर हम उसके ऊपर पेट्रोलियम जेली अप्लाई कर देते हैं सो दैट इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द सलाइवा. चैट नजर नहीं आ रही. दिस इज हाउ हमने फिलिंग मटेरियल प्लेस किया, थंब से या फिंगर टिप से प्रेस किया, एक्स्ट्रा अमाउंट हमने एक्सकेवेटर से या कार्वर से रिमूव कर दिया और फिर हमने उसके ऊपर पेट्रोलियम जेली अप्लाई कर दी. So in this diagram you can see that this is a caries lesion. By spoon excavator we remove the caries lesion. This is the dental hatchet. We can widen the cavity with dental hatchet. We can remove it with the spoon excavator, and after that we can place the filling material. अब जो हैंड इंस्ट्रूमेंट्स हमने यूज किए हैं उनकी क्लीनिंग और स्टेरिलाइजेशन कैसे करनी है. जो हैंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, they should be washed with the water immediately.
all the debris should be removed from the instruments by scrubbing with the brush. And if an autoclave is available in the field, for example, if you are in a field, autoclave is not available. But if autoclave is available, then you have to sterilize the hand instruments. So what is the conclusion or the advantages of atraumatic restorative technique? First of all, it is accessible and affordable इन डेवलपिंग कंट्रीज, जहाँ पे लोग बिल्कुल एंड स्टेज पे आते हैं, जब टूथ एक्सट्रैक्ट करने के टाइम आ जाता है उस स्टेज पे आते हैं, यहाँ उस उन केसेस में ART इज़ सूटेबल बिकॉज ये फील्ड में भी हो जाती है, विलेजेस में भी हो जाती है, स्कूल्स में भी हो जाती है. इनिशियल स्टेज में अगर ART कर दी जाए तो आप टूथ कंजर्व कर लेते हो. So it is useful in developing countries. Secondly, it requires minimal cavity preparation. Minimal cavity preparation होती है इसमें the tooth structure is conserved. जो electrically driven cavity preparation होती है उसमें we cannot conserve the tooth structure. So there is minimal cavity preparation and we can conserve the tooth structure by providing less trauma to the teeth. It is painless. There is no requirement of local anesthesia in it. It provides less psychological trauma to the patients. Infection control is quite simplified because hand instruments are used in ART. No electrically driven instruments are used. So they can be used, so ART technique can be used in remote areas as well. It is cost effective and a friendly procedure, and it is more accessible to population groups. What are the limitations? एक तो selection of tooth caries involving enamel और dentine. हम पहले तो हमने selection of the teeth देखना है कि अगर deep cavity है तो हम उसमें ART नहीं कर सकते, tooth exposed है हम उसमें नहीं कर सकते, abscess है हम उसमें ART नहीं कर सकते. केरीज जो एनामल और डेंटिन इन्वॉल्व कर रही है वहाँ तक हम ये अप्रोच यूज़ कर सकते हैं. पल्प एक्सपोज हो रहा है हम ART टेक्निक नहीं करेंगे, कोई इन्फेक्शन है हम नहीं करेंगे, और ऐसी कैविटी में हम ART टेक्निक यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हैंड इंस्ट्रूमेंट्स अप्रोच, हमारी अप्रोच हैंड इंस्ट्रूमेंट से हो जाए. सो दिस वॉज ऑल अबाउट ART. एनी क्वेश्चंस? Any questions? सब क्लियर हो गया? इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसको मैंने बहुत एक्सटेंसिव करके पढ़ाया, आपको बुक में कम था, मैंने एक्स्ट्रा इसमें चीज़ें ऐड की हैं, लेकिन आपकी बुक में जितना है वो आप लोगों के लिए काफ़ी है. एक दफ़ा इसको ज़रूर रीड कर लीजिएगा, बहुत आसान टॉपिक है. ART इज़ बेसिकली एट्रोमेटिक रेस्टोरेटिव टेक्निक. इसमें आपने करना क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रिकली ड्रिवन इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ नहीं होते, हैंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं और आपने फिलिंग करनी होती है. नहीं, हैंड पीस तो आप अपने क्लिनिक पे यूज़ करते हैं ना, ये तो बेसिकली फील्ड वर्क होता है. जो आप हैंड इंस्ट्रूमेंट्स, सॉरी, हैंड पीस आप क्लिनिक पे यूज़ करते हैं, हैंड पीस आप फील्ड वर्क के लिए नहीं यूज़ करते. ये बेसिकली फील्ड वर्क है, या स्कूल में या विलेजेस में जाके आप ये प्रैक्टिस करते हो ये ट्रोमेटिक रेस्टोरेटिव टेक्निक. क्लिनिक पे आप हैंड पीस यूज़ करते हैं, वो ज़्यादा वही यूज़ होता है, लेकिन इट इज़ अ न्यू टेक्निक एंड इट इज़ वेरी यूज़फुल. कोई चीज़ इसमें समझ ना आई हो, बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें ऐसा मसला नहीं है. कोई भी चीज़ क्लियर ना हुई हो तो मुझे बता दें. एक बार इसको आप अपनी बुक से रीड कर लीजिएगा, ठीक है? थैंक यू.
ओके, अल्लाह हाफ़िज़।